हाय गाइस, आप मैं आपको चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में चैप्टर चल रहा है। कल भी यही टॉपिक चल रहा था। एक्चुअली कहाँ तक यहाँ तक हो पाया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, आज हम आपको फैट और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ाएंगे और यहीं से लगातार प्रोसेस क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा हैंड रिटन नोट्स है, जैसे कल पढ़ा रहे थे उस हिसाब से आज भी हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम भी है तो सिलेबस थोड़ी फास्ट करना है ना, तो जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। चलिए, तो हम आपको कहाँ बताना है, फैट से बताना है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम हमको कहाँ से बताएंगे? आज फैट डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक हमने बता दिया था, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? लाइपेज होता है। कौन सा होता है? फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज होता है। लाइपेज 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 फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज होता है, जो वाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ब्रेकिंग इनटू मसल्स। तो वाइल क्या करता है? हेल्प किसमें करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट की इमल्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है? वाइल हेल्प करता है। और तोड़ के क्या बना देता है? मिसेल्स बना देता है। क्या बना देता है? मिसेल्स बना देता है। तो क्या करता है फैट? फैट लाइपेज द्वारा, फैट लाइपेज द्वारा डाइग्लिसराइड में, और डाइग्लिसराइड को लाइपेज ने मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट किया। वही लाइपेज फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड में कन्वर्ट किया। ठीक है, लाइपेज फैट लाइपेज द्वारा डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में, और मोनोग्लिसराइड ने फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया। ठीक है, आपने प्रोसेस समझ गया कैसे कैसे चलना है। फैट को लाइपेज ने, डाइग्लिसराइड को लाइपेजेज ने मोनोग्लिसराइड में, और मोनोग्लिसराइड को लाइपेज ने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज होता है। लाइपेज का वर्क क्या फंक्शन क्या होता है? बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या करता है? वाइल किसमें हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, और ब्रेकिंग इनटू मसल्स। एंड न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? हम बाहर फैट खत्म हो गया, अब न्यूक्लिक एसिड को हम पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला होगा न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियोटाइडेज, तीसरा न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम 3 होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लिक एसिड ने न्यूक्लियस द्वारा न्यूक्लियोटाइडेज में बदला, और न्यूक्लियोटाइडेज को न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट किया, एंड न्यूक्लियोसाइडेज ने नाइट्रोजन प्लस पेंटोज शुगर में तोड़ दिया। बात क्लियर हुई? न्यूक्लिक एसिड ने न्यूक्लियस द्वारा न्यूक्लियोटाइडेज में, और न्यूक्लियोटाइडेज ने न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट किया, और न्यूक्लियोसाइडेज ने नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में तोड़ दिया। न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। अब मिसेल्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मिसेल्स के बारे में। तो मिसेल्स क्या कहलाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर क्या बनता है? मिसेल्स बनते हैं। और मिसेल्स म्यूकोसा सेल के कहाँ पाए थे? म्यूकोसा सेल के अंदर गया। मिसेल्स क्या करते हैं? म्यूकोसा सेल के अंदर जाता है और काइलोमैक्रान बन गया, वहां गया। तो अब इसका आवरण कैसा होता है? प्रोटीन कोटेड होता है। कैसा होता है इसका आवरण? प्रोटीन कोटेड होता है। और काइलोमैक्रान अब लैक्टल्स मतलब लिम्ब वेसल्स में आएगा। काइलोमैक्रान किस में जाएगा? लैक्टल्स का मतलब होता है लिम्ब वेसल्स में आएगा। अब लिम्ब वेसल्स के द्वारा काइलोमैक्रान को वेन ब्लड वेसल्स में पहुंचा दिया जाता है, और काइलोमैक्रान ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिसेल्स कहलाता है। मिसेल्स म्यूकोसा सेल के अंदर गया और काइलोमैक्रान बन गया। ये कैसा? इसका आवरण कैसा होता है? प्रोटीन कोटेड होता है। और काइलोमैक्रान का लैक्टियल्स लिम्ब वेसल्स में आएगा। अब लिम्ब वेसल्स के द्वारा काइलोमैक्रान को ब्रेन ब्लड वेसल्स में पहुंचा दिया जाता है, और काइलोमैक्रान ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। और एसिमिनेशन का मतलब होता है शांगीकरण। अगला पड़ाव में क्या बात करते हैं हम? एसिमिनेशन। एसिमिनेशन का मतलब होता है शांगीकरण। तो क्या करता है? एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली यूज इन टिश्यू। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो का मतलब जब फाइनली कौन यूज करता है? हमारी बॉडी ऑर्गन टिश्यू यूज करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है फाइनली यूज इन टिश्यू, उसे क्या कहते हैं? एसिमिनेशन। एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली यूज इन टिश्यू इज कॉल्ड एसिमिनेशन। हिंदी में क्या आप बोलेंगे? इसे शांगीकरण। ठीक है, और फीकस का मतलब क्या होता है?
डाइजेस्टिव बेस्ड होता है। हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव बेस्ड क्या कहलाता है? फीकस कहलाता है। तो ये दो प्रोसेस होती है, मतलब इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, आपने सुना होगा। तो है ना, वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक क्रिया, और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया। तो फीकस क्या करता है? डाइजेस्टिव बेस्ड होता है। ऑन अर्ज आर डिसायर फॉर रिमूव, हम अपनी इच्छा से इसे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा इच्छा होगा तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। फीकस डाइजेस्टिव बेस्ड होता है। और इजेशन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन, मतलब मल त्याग। और वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, कैसी होती है? वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। एनस में बाबल मूवमेंट होता है। एनस में कौन सा होता है? बाबल मूवमेंट। हमने हम दो चीजें आपको हमने बताया है इसमें। एक हमने बताया था वो स्टमक में, हमने वहीं पे मेंशन कर दिया, थोड़ा सा लिख दिया यहीं पे कि स्टमक में कौन सा मूवमेंट होता है? चर्निंग मूवमेंट होता है। फूड की मिक्सिंग के लिए ग्राइंड करता है। फूड कैसा करता है? ऐसा, इधर दोनों पाइप रहेगा, इधर बंद हो जाएगा और ऐसे चलता रहेगा, ऐसा ऐसा। तो कौन सा चलेगा? ये चर्निंग। स्टमक में कौन सा होता है? चर्निंग मूवमेंट होता है। मिक्सिंग फॉर फूड, फूड की मिक्सिंग के लिए। ठीक है, कौन सा मूवमेंट होगा? स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होगा। स्टमक में कौन सा मूवमेंट होगा? चर्निंग मूवमेंट होगा। किसके लिए होगा? फूड मिक्सिंग के लिए। लेकिन वहीं पे एनस में कौन सा मूवमेंट होता है? बावल मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाएगा ये। स्टमक में कौन सा मूवमेंट होगा? चर्निंग मूवमेंट होगा, और एनस में बावल मूवमेंट होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि है ना, हम डिसऑर्डर के बारे में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे जॉइंडिस हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन उल्टी दस्त की बीमारी हो गई, दस्त हो गया, कब्ज हो गया, विभिन्न प्रकार की बीमारी के बारे में हम आपको आज हम अवगत कराते हैं। ठीक है, तो चलिए, disorder of the digestive system, inflammation of the intestinal tract due to bacterial or viral infection. Inflammation of the intestinal tract due to bacteria or viral infection. Inflammation का मतलब होता है संक्रमण। संक्रमण का मतलब जो संक्रमण होगा तो हमें बीमारी फैलती है। तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, हमारे बॉडी में क्या होगा? बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन का जब हम अट्रैक्ट होता है, हम उसे ही हम क्या कहते हैं? संक्रमण द्वारा ही ये बैक्टीरिया बीमारी होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे टैप बाम हो गया, राउंड बाम हो गया, थ्रेड बाम हो गया, एंड हुक बाम हो गया। टैप बाम, राउंड बाम, थ्रेड बाम, एंड हुक बाम। तो टैप बाम क्या होता है? टीनिया सोलम होता है। टीनिया सोलियम ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर होता है। कहाँ पढ़ेंगे हम ये? प्लांट किंगडम में। कहाँ पढ़ेंगे हम ये? प्लांट किंगडम में, सॉरी एनिमल किंगडम में, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर होता है। तो टैप बाम क्या होता है? टीनिया सोलियम होता है, और इसे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर होता है। तो टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन क्या होता है? सुअर को मांस के खाने से टीनिया सोलियम हो जाता है ना। टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन सुअर की मांस के खाने से हो जाता है, वही टैप बाम बीमारी। कहाँ कैसा होता है? फिर राउंड बाम के बारे में हमने बताया था, ये इसका इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइना में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और हुक बाम का हमने बताया था, ये साइक्लोस्टोमेटा ये वहां का मेंबर है ना। तो आपको सारा चीज उसमें एक हमारा वीडियो है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, क्रैश कोर्स है, तो हम आपको डीपली, बहुत ज्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं ना। मतलब जो ज्यादा, जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना आना है उतना ही हम करा के हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कितना याद रखिएगा? टैप बाम, राउंड बाम, थ्रेड बाम, एंड हुक बाम। पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन, टैप बाम, राउंड बाम, थ्रेड बाम, एंड हुक बाम। और जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस क्या होता है? ये क्या होता है? पीलिया। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? हम मतलब नहीं कहते हैं कि पीलिया हो गया है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वही क्या होता है? जॉन्डिस होता है। तो डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट, इसमें क्या हो जाता है? बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन के कारण क्या हो जाता है? हमें जॉन्डिस होता है। तो इसमें क्या हो जाता है? लीवर इज अफेक्टेड। लीवर क्या हो जाएगा? लीवर संक्रमित हो जाता है। लीवर इज द अफेक्टेड, लीवर इज द इफेक्टेड। दो चीज हमने और इसमें मेंशन किया है। अगर हमें येलो कलर ऑफ द यूरिन हो जाता है, यूरोक्रोम्स बोलते हैं। येलो कलर, यूरिन का येलो कलर होना यूरोक्रोम्स कहलाता है। लेकिन वहीं पे येलो कलर ऑफ द फीकस स्टीरियो क्या हो जाता है? येलो स्टीरियो कोलम। ठीक है, स्टीरियो कोलम बोल देते हैं उसे। तो
है ना, मतलब येलो कलर ऑफ द यूरिन एंड येलो कलर ऑफ द फीकस, इसको आप कहीं पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जॉन्डिस आपको बता दिया है ना, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही हमें इसमें लिखा हुआ है। और वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग क्या होता है, इजेशन ऑफ स्टमक थ्रू द माउथ वोमिट सेंटर इन द ब्रेन मिडला। जो इजेशन ऑफ स्टमक थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू हमारे जब पेट में है ना इजेशन होगा तो माउथ के थ्रू हमें क्या हो जाता है, उल्टी हो जाता है, उल्टी का बीमारी होता है वोमिटिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका सेंटर कहाँ होता है, ब्रेन के मेडुला में, ब्रेन के मेडुला में क्या होता है, वोमिट सेंटर होता है, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस होती है, ये कैसी अनैच्छिक प्रोसेस होती है, ठीक है। और हम बात करते हैं डायरिया, डायरिया का एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बबल मूवमेंट, है ना, उसकी बबल मूवमेंट एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब उसकी क्या हो जाती है, बबल मतलब एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है ऑफ द बबल मूवमेंट इज कॉल्ड डायरिया, डायरिया, डायरिया। और डायरिया क्या होती है, उल्टी दस्त की बीमारी होती है, क्या होती है, उल्टी दस्त की बीमारी होती है। इसमें हमारा क्या रहेगा, फीकस कैसा रहेगा, मतलब रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इंक्रीज द लिक्विड ऑफ द फीकस, ठीक है, इंक्रीज द लिक्विड ऑफ द फीकस, इंक्रीज द लिक्विड ऑफ द फीकस, डायरिया, डायरिया, डायरिया। हम बात करते हैं डायरिया, और हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज की बीमारी होती है ना, हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, इसे कब्ज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फीकस जो होता है रेक्टम में रुक जाता है और बबल मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है ना, बार बार हमें क्या होगा, दिन में 4 से 5 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है जैसे, है ना। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर हमें 2-3 घंटे में अपना हाइड्रेटेड ज़्यादा रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को, है ना। तो फीकस रेक्टम में रुक जाता है और बावल मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। हम बात करते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच, इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपच होता है। तो फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट, फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट, पेट भरा भरा महसूस होता है, और लिक्विड मतलब लीडिंग टू ए फूलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब पेट भरा भरा महसूस होता है। फूड नॉट प्रॉपर डाइजेशन मतलब इंडाइजेशन की बीमारी मतलब अपच होती है, उसकी भोजन पूरी तरह हमारा नहीं पचता है तो पेट भरा भरा महसूस होता है। इसका कारण क्या होता है, एंजाइम सिक्रीशन की कमी। हमारे बॉडी में आपको पता है कि हमारे बॉडी में ट्रेस अमाउंट में मतलब एंजाइम का सिक्रीशन होता है, बहुत कम अमाउंट में। और हम जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, और क्या होता है, काफ़ी पुराना भोजन मतलब आज का बना हुआ भोजन परसों का बना हुआ भोजन हम आज कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, है ना। तो फिर फूड जहाँ पॉइजनिंग हो जाएगी तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, है ना। और फ्रिक्वेंसी ऑफ द और स्पाइसी फूड मतलब क्या होगा, हम स्पाइसी मतलब मसालेदार भोजन करेंगे, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन की बीमारी होगी। तो आज हम आपको कौन कौन सी बीमारी बताया, पहला जॉइंडिस, दूसरा हमने बताया वोमिटिंग उल्टी के बारे में, तीसरा डायरिया उल्टी दस्त के बारे में, कॉन्स्टिपेशन कब्ज के बारे में, और इंडाइजेशन अपच के बारे में, है ना। कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन को आप एक बार अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, उसमें हाईलाइट का यूज करिए। और उसमें क्या है ना, काफी कंफ्यूज आता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी है ना, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन है ना, कि अपच और कब्ज के बारे में दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो है ना, एब्जॉर्प्शन में बता देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। ये हमने बात किया किसका, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का कहा ना, माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में बटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। माउथ में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में बटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इनकम्प्लीट इन हियर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और वहां पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जैसे धुरंधरों का स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। तो और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होगा, वाटर का होगा, ड्रग का होगा एंड सम मिनरल्स, में सब कुछ पदार्थ मिनरल्स के होंगे, है ना, कुछ मिनरल्स का होता है, ड्रग्स का होता है एंड वाटर का होगा, है ना। ये कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। अब एब्जॉर्प्शन की हिंदी क्या होती है, अवशोषण होती है। तो माउथ में ड्रग का एब्जॉर्प्शन ने बता दिया, स्टमक में वाटर हो गया, सिंपल शुगर हो गया, अल्कोहल, आपको रटे रहना है बिल्कुल। माउथ में ड्रग का, स्टमक में सिंपल शुगर, वाटर हो गया, सिंपल शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। और
इसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन में बटर हो गया, ड्रग हो गया, सब मिनरल्स हो गया, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइनम में प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन ऑफ कंप्लीट इन हियर है ना, स्मॉल इंटेस्टाइनम में हो जाता है। एंड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या पहले प्रोसेस क्या होती है, इजिशन करते हैं हम लोग, फिर उसका डाइजेशन होता है, और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका एसिमिनेशन होता है, फिर एनेंजेशन एंड डिफेक्शन होता है। तो ये प्रोसेस 5-6 क्रियाओं में चलती रहती है। फिर उसका करेंगे हम, फिर उसका हमें प्रॉपर डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, फिर उसका हम एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका एसिमिनेशन होगा, स्वांगीकरण होगा। हमने आपको बता दिया एसिमिनेशन क्या होता है, एजावस सब्सटेंस फाइनली यूज इन टिश्यू, ओके। फिर इजेशन क्या होता है आपको बता दिया है, मतलब इजेशन मतलब होता है मल त्याग, मतलब डिफ्यूशन होता है। एक ऐसी प्रोसेस होती है, वॉलंटरी प्रोसेस होती है ना। और इनस में कौन सा मूवमेंट होता है, बावल मूवमेंट होता है, क्लियर। तो है ना, हम आपको कंटिन्यू यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, और हम अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे आपको, है ना। और यही कंटिन्यू अपना प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसको प्रॉपर पढ़िए, समझिए, और सबसे लास्ट वाले उसमें हम इसका एनसीईआरटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम करा देंगे, ओके। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। सारा चीज़ जो समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए, ओके, थैंक्स।